तो जय हिंद दोस्तों, जय बिहार, जय भारत। आप सभी दोस्तों का हमारा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ठोकिए लाइक और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर अवश्य करें। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने जहां तक आपको पढ़ाया था मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो था आपको मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, यानी सेट को लिखने के व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी है। जिसमें हमने आपको बताया था कि सेट को दो रूपों से लिख सकते हैं, दो विधियों से लिख सकते हैं, यानी दो रूपों में उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप दो रूप में दिख सकते हैं, आप ही हैं दो रूप में दिख सकते हैं। आप एक सिंपल धोती कुर्ता पहन के दिख सकते हैं, आप ही हैं जो जीन्स पैंट में भी दिख सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं और शर्ट पहन सकते हैं। तो ऐसे कपड़ों में भी दिख सकते हैं, लेकिन रहेंगे आप ही। तो उसी तरह से सेट के अवयवों को एक भाषा के रूप में लिख सकते हैं, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि। और एक अवयवों को कॉमा लगा लगा कर वो जो अवयव है उसको लिखते हैं, उसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म, यानी तालिका विधि, सारणी विधि। ठीक, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। चलिए, इसको आज भी एक दो एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद एक एक चीज आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको क्या बताया था कल, रोस्टर फॉर्म, और एक बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या है? तो मेथड है। किसके मेथड है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, मतलब समूह। देखिए हिंदी में समुच्चय को व्यक्त करने की विधि। आई रोस्टर फॉर्म तो हिंदी में देखिएगा तो एनसीईआरटी में रोस्टर रूप ही दिया हुआ है। इसके तीन नाम थे, जो कि दो नाम थे जो कि मैंने लिखवाए थे। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। सेट बिल्डर को बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप या विधि जो बोलिए। इसको मतलब कि समुच्चय को व्यक्त करने की विधि लिख सकते हैं। समुच्चय को लिखने या व्यक्त करने जो भी लिख सकते हैं, लिखने या व्यक्त करने की विधि। तो कितने तरीके से समुच्चय को लिखते हैं? दो तरीका से। कोई दिक्कत है? मालूम है ना मनीष? यस सर। बहुत अच्छा। तो देखिए, रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि एलिमेंट्स को मंजली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दे कि जैसे क्वेश्चन एक दे दे, क्या दे दे कि सभी ऐसे दे दे अंग्रेजी वर्णमाला के, जो कि कल मैंने बताया था, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, इस तरह से दे दे। तो इसको यदि आपको मतलब कि ध्यान समझिएगा, इसी बात को यदि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो नियमतः कैसे लिखेंगे? तो मान लेते हैं कि ये जो सेट है कोई भी है, वॉवेल के लिए भी मान लेते हैं, और भी A-E-I-O-U, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षर यही ना होंगे, A-E-I-O-U। तो भी बराबर A-E-I-O-U मान लिए। तो मजली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा कर लिखे, तो ये जो हो गया रोस्टर फॉर्म। याद रखिएगा कि सेट में एक एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, दोहराया नहीं जाता। अब मान लीजिए इसी बात को अगर जो समुच्चय निर्माण विधि में लिखना रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए एक नियम होता है, जिस नियम को मैंने आपको कल बताया था। प्लीज जाकर पूरा डिटेल में बताया कि उस वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय के एलिमेंट्स को लिखने का नियम है। तो देखिए, सबसे पहले भी आपने माना है तो भी बराबर लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर कहने का मतलब आपको भाषा में बना कर लिखना है। बिल्डर मतलब निर्माण करना, यानी बनाना, यानी अच्छा तरीके से नियम रूप में बना कर लिखा जाता है। तो क्या होता है नियम? तो एक्स सच डेट एक्स, इसको एक्स सच डेट एक्स पढ़ा जाता है। और फिर मतलब कि क्या? तो भाई क्या है, और भाषा के रूप में लिखा जाता है। तो ये सब क्या है बोलिए? तो ये सब अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हो गया। देखिए, एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यही जो हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है मेरे भाई
कि एक ऐसा रूप, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म सेट का एक ऐसा रूप होता है जिसमें जितने जो एलिमेंट्स होते हैं वे सभी एलिमेंट्स, यानी सेट में जितने जो एलिमेंट्स होंगे वे सभी एलिमेंट्स एक खास गुण को यानी प्रॉपर्टीज को धारण करता है। यानी ये में चोर होगा तो सब चोरे होगा, अगर जो ईमानदार होगा तो सब ईमानदार होगा, एको को चोर शामिल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपने जो यहाँ पे देखा ये सभी स्वर हैं, तो हमने लिखा कि सभी स्वर, तो जब हमने स्वर यहाँ पे सब स्वर है तो यहाँ पे स्वर लिख दिया, तो कहने का मतलब है कि इस सेट में एक भी व्यंजन नहीं आएगा। यानी सेट बिल्डर फॉर्म के जितने जो इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, सदस्य मौजूद रहते हैं, उस सबका भाई एगो कॉमन गुण होता है। जैसे हे में के सब एलिमेंट का एगो कॉमन गुण का है कि सब वॉवेल है, स्वर है, तो वही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे कि एक्स डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ध्यान समझिएगा, ए में के एक को एलिमेंट ना, ध्यान से, एक को एलिमेंट अगर जो स्वर नहीं रहता, मान लीजिए कि या ध्यान से मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सी दे बी दे देता, ए ई आई ओ यू बी, तो आप कहते कि 5 गो तो स्वर है और एक गो नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो गलत। मतलब कि इसमें चूंकि आप लिख दीजिएगा, इतना को लिख दीजिएगा कि एक्स सल्डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो आपका आंसर सरासर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट बी ऐसा है जो स्वर नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा रूप होता है, एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जितने जो एलिमेंट हैं ना वो सभी उस गुण को पालन करेंगे, उससे बाहर, यानी हाई वाला देखिए, ध्यान समझिएगा, हमने ए ई आई ओ यू को लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यानी जितना इसमें एलिमेंट है ना, इससे बाहर कोई ऐसा अवयव बचा हुआ नहीं रहेगा जिसका ऐसा गुण होगा। मतलब जितना जो स्वर वाला गुण है ना भाई, सब में समा जाएगा। ना समझ में आया? मतलब स्वर वाला जितना अच्छा है ना, उस सब एक अंदर शामिल हो जाएगा, एक को इस सेट के बाहर नहीं होगा। तो इसी को समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखते हैं, बस सिंपल। तो ये वाला हो गया, मिटा देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाए ना जी, आगे बढ़े। आज हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो प्लीज याद दिलवा देते हैं। क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं बार बार, हम जितना जो इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ाएंगे मेरे भाई, अरे उस सब टॉपिक को मैंने ऑलरेडी सिलेबस में लिखवा दिया। आपने ध्यान दिया है? जब ध्यान दिया है तो प्लीज जाकर उसे फेयर के कॉपी में नोट कीजिए और एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको टिक करते चलिए, वरना जब मान लीजिए कि जब आपको पढ़ना होगा तो भाई कुछ न कुछ तो करना होगा। यदि है आपको पढ़ना तो कुछ न कुछ आपको मतलब कि बनना पड़ेगा, समझ में है ना? यदि आपको पढ़ना है तो हमेशा कुछ न कुछ करना है। करना है क्या मतलब गलत काम करना है? नहीं, हमेशा मतलब कि जो लिखवाया जाएगा उसको नोटबुक पे नोट करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है, तब आपके माइंड में वो चलते रहेगा, वरना फिर भूल जाइएगा। क्या भूल जाइएगा कि ना? अरे बोलिए जी। वेरी नाइस, इतना समझ में आया? तो चलिए अगला टॉपिक हम लिखते हैं। अगला टॉपिक जो है उसको हम यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक? तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम ही है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या नाम है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। यानी अब जो हम अगला टॉपिक की ओर बढ़े हैं उस टॉपिक का नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, जिसको हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। क्या होता है फाइनाइट सेट और क्या होता है इनफाइनाइट सेट, इसको समझेंगे चुटकियों में। बोलिएगा चुटकी में कैसे समझते हैं? माइंड से ना समझते? अरे भाई माइंड से समझ के उसको चुटकियों में मसल देंगे। तो आइए देखिए, जब इसको है मसलना तो आ जाइए यहाँ पे बोर्ड पे टक टक्की लगा कर देखिए कि क्या लिखे हैं, परिमित है कि अपरिमित है। क्या होता है परिमित, इसको मस्ती से समझेंगे। देखिए भाई मजे तरीके से, अच्छे तरीके से। परिमित समुच्चय क्या?
परिमित समुच्चय। वेरी नाइस। तो परिमित समुच्चय क्या होता है, इसको यहाँ पे लिखते हैं परिमित समुच्चय, जिसको इंग्लिश में क्या बोले हैं, फाइनाइट सेट। आपको नोट करना है, ठीक, फाइनाइट सेट। अच्छा, हम एक आपसे बात बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक। यहाँ पे ऐसे सेट ए है, 1 2 मान लीजिए 3 5 7 9, इतना समझ में है ना। और मान लीजिए कि जैसे एक दूसरा सेट है, पहले ऐसे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम क्या बतला रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। फिर मान लीजिए कि हम आपको लिख रहे हैं, सपोज बी बराबर सप्ताह के दिनों का समुच्चय। फिर मान लीजिए कि जैसे सी बराबर हम लिख रहे हैं 1 2, ऐसे लिख रहे हैं, सपोज 1 3 5 7 9 11, और फिर ऐसे घेर दिए। फिर डी बराबर लिख रहे हैं, सपोज मान लीजिए दुनिया के सभी जानवरों का समुच्चय। ठीक, इतना समझ में आया। फिर मान लीजिए ई बराबर हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 ... इस तरह से लिख दिए। इतना समझ में आया जी। अच्छा, ये जो 4 5 हमने आपको उदाहरण लिखे, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये तो दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना। यस। बहुत अच्छा। तो अच्छा, ये बताइए कि हम पूछेंगे कि ये जो 5 लिखे हैं, तो इन पांचों में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिए, हम बोलेंगे ए, तो सेट ए बराबर 1 2 3 4 5। हम पूछेंगे कि इसमें कौन गो एलिमेंट है, 5 गो। 5 गो। वेरी नाइस। डी बराबर सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। अच्छा, बहुत अच्छा है। सी बराबर 1 3 5 7 9 11। हम पूछेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6, यानी 1 2 3 4 5 6 गिन लिए। हम पूछेंगे कि डी बराबर दुनिया के सभी जानवरों का समुच्चय, क्या है, दुनिया के सभी जानवरों का समुच्चय। अच्छा, बोलेंगे कि इसको गिन के बताइए, तो गिन लीजिएगा। नहीं, मतलब अच्छा, गिनना चाहिएगा तो गिन लीजिएगा कि ना, गिन लेंगे। लेकिन ये बताइए आपकी कहियो, मतलब कि जैसे खत्म होगा, कह सकते हैं कि इतना ही फिक्स है, नहीं, फिक्स बता सकते हैं, कभी नहीं। फिक्स नहीं ना बता सकते। अच्छा, ये देखिए ई है, तो ई बराबर 2 4 6 8 10। तो ये देखिए इस तरह से खत्म हो गया कि और जा रहा है, अभी और जा रहा है। तो ये बतलाइए कि और जा रहा है, तो आप इसके एलिमेंट्स को फिक्स कर सकते हैं निश्चित रूप से कि इतना ही है, नहीं ना। तो इसमें 2 तरह के देखे हैं। एक सेट ऐसा देखे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ इतना ही एलिमेंट है, ये से ज्यादा नहीं है। जैसे ए में आप बोल सकते हैं कि 5 गो एलिमेंट है ना, डी में आप बोल सकते हैं कि 7 गो एलिमेंट है, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, क्या। आप फिर उसके बाद सी में कह सकते हैं कि को 6 गो एलिमेंट है, कह सकते हैं ना। अच्छा, और डी में आप ये नहीं कह सकते हैं कि 10 करोड़ जानवरें हैं, उसका कोई आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कितना होगा, लेकिन आप फिक्स नहीं कह सकते कि इतना है, समझ में है ना। उसी तरह से ई में आप ये नहीं कह सकते कि बस 1 2 3 4 5 गो एलिमेंट है, ये बहुत आगे तक जा रहा है, अनंतो है। इतना बात समझ में आया। तो भाई रे, अब समझ में आ गया कि परिमित क्या है, अपरिमित क्या है। जेकर एलिमेंट को गिन लीजिएगा पूरा पूरा, कची जिसके एलिमेंट यानी जिस सेट के अवयव को आप पूरी तरह से निश्चित रूप से गिन सकते हैं, गिनना संभव है, उसके पूरे जितने जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो क्लियर है, स्पष्ट है कि हाँ इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो जेकर अवयव को गिन लेंगे उसी को परिमित। हई छोटा नहीं गिनाएगा कि दुनिया के बाप रे बाप कितना जानवर है, इसको गिन सकते हैं, तो ये नहीं गिनाएगा, मतलब निश्चित नहीं कर सकते कि 10 करोड़ जानवर है, समझ में है ना। यानी इसको आपको गिन तो सकते हैं, लेकिन पूरा संख्या गिनना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये गिनना पॉसिबल नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, तो ये जो हुआ परिमित नहीं हुआ बल्कि अपरिमित हुआ। ये देखिए 2 4 6 8 10 और अनंत तक जा रहा है, तो इसके एलिमेंट्स को भी गिन सकते हैं, लेकिन आप गिनना संभव नहीं है, तो इसको भी यानी इसके एलिमेंट्स में
इस समुच्चय में ये नहीं कह सकते हैं कि इसके अवयवों की संख्या 10 है कि 5 है कि 20 है, बल्कि अनंत है। समझ में है ना? तो इसी को कहते हैं अपरिमित। आज इसके अवयवों को गिन के बता दीजिएगा कि 5 एलिमेंट है, जैसे इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो इसको कहेंगे परिमित। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में है कि ना है? अच्छा तरीका से, बहुत मस्त तरीका से। यस। तो चलिए इसको डिफाइन कर दे। यस। चलिए आइए दम गर्दा छुड़ाते हैं, क्या है क्या नहीं, दम चाप के पढ़ते हैं। लिखिए दम मस्ती से। यहाँ पे हम लिखते हैं परिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय, यानी इसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। लिखेंगे वे समुच्चय, क्या? वे समुच्चय जिनके अवयवों यानी एलिमेंट, नीचे लिख दे रहे हैं क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स को गिना जा सके परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। गिना जा सके परिमित समुच्चय कहलाता है। अर्थात इसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। ध्यान से समझिएगा। जैसे उदाहरण अगर जो हम देंगे, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए दे रहे हैं, जैसे सेट ए बराबर AEIOU, सेट ए बराबर AEIOU। अब अच्छा बोलिए, इसमें हम पूछेंगे कि कौ एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 गो एलिमेंट है कि ना? यानी इसके अवयव को आप गिन सके कि ना गिन सके? निश्चित अवयव है कि ना है? फिक्स एलिमेंट है कि ना? तो ये परिमित हुआ। बी बराबर मान लीजिए आपने लिखा 2 4 6 8 10 12 14, तो इसके भी एलिमेंट को गिन लेंगे कि ना कि 7 गो एलिमेंट है। कौ गो है? 7 गो। कोई दिक्कत? तो अच्छा, ये सब कौन रूप में हम लिख रहे हैं? रोस्टर में कि सेट बिल्डर में? रोस्टर फॉर्म में। कोई दिक्कत? तो इसीलिए देखिए रोस्टर फॉर्म ये सब पहले सिखाया गया है कि आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन रूप में हम किसको लिख रहे हैं। तो ये रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। अच्छा, फिर इसी तरह से मान लीजिए सी बराबर हम लिखेंगे एक्स सब्जेक्ट एक्स, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। एक्स सब्जेक्ट एक्स सप्ताह के दिनों का एक, ऐसे लिखिए ना, एक्स सब्जेक्ट एक्स सप्ताह के एक दिन है। तो आप जानते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो इसको गिन सकते हैं कि ना? तो ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप मतलब फाइनाइट सेट को देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, फाइनाइट सेट को आप मतलब कि ये कौन सा रूप है बोलो? रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। दोनों रूप में लिख दिए कि ना लिख दिए? अरे भाई, फाइनाइट सेट को दोनों रूप में लिख दिए कि ना लिख दिए? और क्लियर भी है कि ना है? स्पष्ट भी है कि ना कि इसमें मतलब कि हम लिखबो करेंगे तो 7 दिन लिखेंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार लिखेंगे ना। और ये भी मतलब कि आपको जो दिखाई दे रहा है यह स्पष्ट है कि इसके अवयवों की संख्या फिक्स है कि 7 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें भी 7 एलिमेंट। तो इसको गिन लिए। तो जिसके अवयवों को, जिस समुच्चय के अवयवों को पूरा पूरा गिन लेते हैं और कह देते हैं कि इतना नंबर है, उसी को परिमित समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया। अब अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, जिसके लिख दीजिए पहले। अब अपरिमित समुच्चय क्या होता है? क्या? अपरिमित समुच्चय यानी इसको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। कोई दिक्कत? पहले इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। देखिए, ये फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम पूरा तरह से काउंट कर सकते हैं। समझ में है ना? उसको मतलब कि जैसे हम काउंट कर सकते हैं, उसको निश्चित रूप से कंफर्म कह सकते हैं
कि इस सेट में जो सेट दिया गया है उसमें 10 संख्या है या 20 संख्या है या 50 है या 200 या 500 है, उसको बतला सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल है, इसमें देखिए कितने संख्या है, 5, इसमें कितने हैं 7, इसमें कितने हैं 7। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कोई दिक्कत? बोलते जाइए। आप देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इनफाइनाइट से। क्या ऊपर लिखना? आप इसके ऊपर लिखेंगे। वेरी नाइस। चलिए, कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिखेंगे। तो इसको मिटाए ना जी, बहुत अच्छा। तो आप इतना तक तो दिखाई दे रहा है ना? यस। तो आप देखिए, जब फाइनाइट समझ गया तो इसको मिटा दे रहे हैं क्या। अब इसके बाद लिख रहे हैं इनफाइनाइट। क्या लिख रहे हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिख रहे हैं मेरे दोस्त इनफाइनाइट सेट। कोई दिक्कत? इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। अच्छा, ये बताइए कि जिसके एलिमेंट को गिन लिए वह परिमित है, गिन लिए तो परिमित है, तो जो नहीं गिनाएगा वो अपरिमित है। यानी जो सेट परिमित नहीं होगा वो कुछ ही होगा, अपरिमित होगा। कोई दिक्कत? बहुत सुंदर, समझ में आ रहा है? यस। बहुत अच्छा। यानी लिखेंगे वे समुच्चय जिसके अवयवों को गिनकर निश्चित रूप से संख्या को नहीं बता सकते हैं, वह सेट, वह मतलब क्या कहलाता है? वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। देखिए, मतलब ये जो इनफाइनाइट सेट है, ये एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को आप गिन कर यानी काउंट करके निश्चित संख्या नहीं बता सकते हैं कि ये जो सेट है ना उसमें 10 संख्या है, यानी सेट में अवयवों की संख्या 10 है, ये नहीं कह सकते हैं। चाहे नहीं कह सकते हैं कि सेट में अवयव की संख्या 20 है, 30 है, उसको आप गिनिए नहीं पाते हो, तो उसी को कहते हैं अपरिमित। यानी सिंपल सा बात कहें तो जो समुच्चय परिमित नहीं है वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यानी जो फाइनाइट नहीं होगा, जो सेट फाइनाइट नहीं होगा, क्या सिंपल है, वो क्या होगा? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं। बहुत सुंदर। तो जो सेट फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट होगा। आप एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण। ठीक, तो मान लीजिए कि जैसे सेट ए है और हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट इस तरह से लिख दे रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इसके अवयवों को आप कह सकते हैं कि इसमें 6 गो एलिमेंट है? नहीं ना भाई, इसमें कितना एलिमेंट है कोई पता है? नहीं ना। तो इसी को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। कोई दिक्कत है का? नहीं। अरे दिक्कत नहीं है तो बोलो, केवल मतलब वहां पे कहिएगा ना कि मतलब कि जैसे पूछेंगे दिक्कत है तो वहां पे है, दिक्कत कहाँ से है? कहाँ पे? जब जहाँ पे आप फ्रेंड बनाना चाहिएगा, गर्लफ्रेंड, उसके साथ घूमिएगा तो पूछेंगे किसी प्रकार का दिक्कत, तो दिक्कत होगा तो नहीं बोलिएगा, कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। और यहाँ पे चोट्टा मतलब कि बोलना है, अगर जो दिक्कत हो तो खुल के बोलना है। वहां पे तो दम मतलब कि तहलका मचा दो क्या? यहाँ पे क्या निंद्रासन में हो? अरे जग हो। आज मतलब कि इंटरनेशनल योगा डे है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ना, क्या जान रहे हैं? आज 21 जून है। आज के बारे में कुछ जान लेते हैं। आज 21 जून को ना जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, चूंकि हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटिएगा ना, जो लाइन है इसको विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन बोला जाता है। ठीक, या इसी को इक्वेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वेटर। या भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो खींचा धरती पर नहीं गया है, लेकिन ऐसा कल्पना किया गया, माना गया है
कि इससे ऊपर जितना धरती है उतना ही धरती नीचे, यानी दो को बराबर भाग में धरती को बांट देता है। तो आज का चूंकि हमारा देश किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में, भारत दुनिया में ज्यादातर देश उत्तरीय गोलार्ध में है, समझ में है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस तरह से यहाँ पे समझिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में आज 21 जून है, जिसको हम सभी मतलब इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में, इंटरनेशनल योगा डे यानी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज मनाते हैं 21 जून को। कारण क्या है, क्योंकि आज उत्तरी गोलार्ध में ना 21 जून को ना सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, आज सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा रात होता है। क्या होता है, सबसे छोटा रात, समझ में आया। आज सबसे छोटा रात करेगा, सबसे बड़ा दिन होगा, और आज के बाद से ना दिन का जो अवधि है वो धीरे धीरे घटेगा और रात का अवधि धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या होगा, रात का अवधि बढ़ेगा और दिन का अवधि धीरे धीरे घटेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि दिन छोटा करने लगेगा और रात बड़ा करने लगेगा। ठीक, ये सिलसिला चलते रहता है। तो आज 21 जून है। 21 जून को देश में जो उत्तरी गोलार्ध है, भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है। और चूंकि योग को आज इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो इंसान योग करता है वह निरोग रहता है, जो करेगा योग वह सदा रहेगा निरोग। तो जो निरोग रहेगा उसका उम्र लंबा होगा कि छोटा, लंबा। तो इसीलिए ये आज सबसे बड़ा दिन आज है। तो ये दिखाता है कि आज के दिन जो योग करेगा, तो इसका मतलब है कि योगा करने वाला का उम्र जैसे आज का दिन सबसे बड़का होता है ना, उसी तरह से योगा करने वाला का जो आयु होता है वह लंबा होता है, बड़का होता है। समझ में आया कि ना। आज केवल करने से नहीं, अरे सब दिन करने से। आज इसलिए मतलब रखा गया क्योंकि आज का दिन याद दिलाता है कि जिस तरह से आज की अवधि जो है दिन सबसे बड़का होता है, उसी तरह से योग करने वाला का जिंदगी भी लंबा होता है। लंबा मतलब 7 फीट 8 फीट का नहीं, अरे ज्यादा दिन तक जीवित रहता है, समझ में, रोगों से मुक्त रहता है। तो आज अच्छा दिन है। तो आप सभी को मतलब कि योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने अपने घर पे जाइए और आज से ही शुरू कर दीजिए योग, और सदा रहिए निरोग, ताकि आप अपने माता पिता को टेंशन फ्री रख सकते हैं। न तो कभी आपका तबीयत खराब होगा। तो आइए, स्टूडेंट्स को स्पेशली योग करना चाहिए, क्योंकि जो योग करेगा उसका मन और मस्तिष्क प्लस शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर मन मस्तिष्क सब स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ा हुआ चीज याद रहेगा। तो योग बहुत जरूरी है, समझ में आया ना। यस। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर, यहाँ तक समझ में आया ना। तो आप परिमित समुच्चय के अवयवों को गिन सकते हैं? नहीं। बहुत सुंदर। अच्छा, हम आपसे बोलेंगे जैसे कि एक्स सच डेट एक्स दुनिया के, एक्स सच डेट एक्स दुनिया का एक जानवर, दुनिया का एक जानवर है। तो आप बताइए कि एक्स सच डेट एक्स दुनिया का एक जानवर है, तो इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। अरे कितना, मतलब दुनिया में जितना जानवर है तो सब जानवर को कह सकते हैं कि इतना ही है। सब जानवर को गिनना पॉसिबल है, लेकिन आप कह नहीं सकते हैं ना कि अगर संख्या इतना ही है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है। तो जब संख्या फिक्स नहीं बदला सकते हैं तो इसको किसमें ठेल देंगे? अपरिमित समुच्चय में। समझ में आया ना। तो यानी एक्स सच डेट एक्स दुनिया का एक जानवर है, यानी दुनिया का एक जानवर, ऐसे लिखिए, दुनिया का एक जानवर। तो ये कौन सा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको किसमें रख लेंगे? अपरिमित समुच्चय में। यानी अपरिमित समुच्चय के अवयवों को क्या गिन नहीं सकते हैं, फिक्स नंबर बतला नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? मिटा दे? यस। अब चलिए इतना मिटा, इसको मिटा दे ना। अब बहुत एक अच्छा टॉपिक, अहम टॉपिक बतलाने जा रहा हूं। ठीक, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। जो इसको समझेगा, समझिए, तो बहुत अच्छा करेगा सेट थ्योरी में। स्पेशली लाइफ में अच्छा करने के लिए बस एगो सेटे थ्योरी पढ़ के लाइफ सेट ना हो जाएगा, बहुत चीजें मेहनत करनी पड़ती है, समझ में है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, क्या एक अच्छा शानदार टॉपिक है। अच्छा मेरे दोस्त, हमने अभी आपको बताया है क्या कि सेट को लिखने के कितने विधि होते हैं? दो विधि, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा है। अच्छा देखिएगा, तो अच्छा ये बताइए कि मतलब सेम चीज को जैसे यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कि भी है तो भी बराबर AEIOU ऐसे है, और इसी ये कौन फॉर्म है बोलिए ना, रोस्टर फॉर्म। एक एक बात को अच्छा तरह से समझिएगा, बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। ऑनलाइन वाले भी प्लीज आपसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे नजर गहराए रहिए, जो देगा यहाँ पे ध्यान वही लेगा सबसे अच्छा ज्ञान। सो प्लीज यहाँ पे ध्यान लगाइए और उसके बाद अपना मतलब कि पूरा मान बढ़ाइए, सम्मान बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जो अच्छा से पढ़ेगा वही तो बढ़ेगा क्या। तो यहाँ पे समझिएगा, तो ये AEIOU रोस्टर फॉर्म है। अच्छा इसी को हम सेट बिल्डर में लिखेंगे तो एक्स सच डेट एक्स, ये लिखने का तरीका है, एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अरे भाई ये AEIOU मतलब कि जैसे 5 को जो देखे हैं AEIOU ये स्वर है, वोवेल है। तो इसी को हमने एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर अक्षर है या स्वर है, तो इसी को सेम चीज को लिख दिया। यानी जब इसको लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे सेट आइए है रोस्टर फॉर्म, तो ये कहिए तो दोनों बात बराबरे हो गए। यानी रोस्टर फॉर्म में इतना लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में है ना? अच्छा ये बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब इसका मतलब भी यही हुआ और इसका मतलब भी यही हुआ, तो ये दो गो अलग अलग नियम क्यों बनाया गया? एक के वो रहता, क्यों सेट बिल्डरे आई रोस्टरे फॉर्म रहता, चाहे सेट बिल्डरे फॉर्म रहता। ना समझ में आया? मतलब ये दोनों का मतलब सेमे है ना। अरे भाई मान लीजिए कि जैसे आप मनीष हैं, क्या है आप? नहीं बोल रहे, आप क्या हैं? मनीष है। इसी तरह से नाम लिखते हैं ना अपना? अरे इसी तरह से नाम लिखते हैं। अच्छा आप इस तरह से लिखते हैं मनीष। यस आप मनीष है, क्या है? मनीष। कोई दिक्कत? और मान लीजिए कि आपका एक नाम मतलब कि आपको लोग एक मनीष कहता है और दूसरा कहता है, क्या कहता है? मान लीजिए कि आपको सपोज चुहार कहता है, क्या? चुहार। मान लीजिए कि एक मनीष कहता है, एक चुहार। आप तो आदमी सेम ही है ना? अब मान लीजिए कि जब आदमी सेम ही है तो मनीष को हम चुहार क्यों कहेंगे? हो सकता है आपका शकल चुहार जैसा दिखता हो तो आप चुहार कहता होगा, या हो सकता है आपका रोहन चुहार जैसा हो, समझ में है ना? या सियार कहता हो तो रोहन सियार जैसा हो, समझ में है ना? तो कहने का मतलब है कि जैसे एक ही आदमी को अलग अलग नाम से क्यों कहेंगे, अलग अलग तरीके से क्यों कहेंगे? कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा, तब तो कहेंगे। तो इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, एक ही चीजवा को लिखने के दो अलग अलग तरीके क्यों हैं? आखिर क्यों जरूरत पड़ी इसकी? तो अब समझेंगे। मतलब दो गो नियम, सेमे चीज को लिखना है, दो गो नियम क्यों बनाएंगे भाई? कुछ ना कुछ कारण होगा तब तो बनाएंगे। तो उसी कारण को हम यहाँ पे सकारण समझाएंगे, ठीक? तो यहाँ पे देखिए बेटा, बहुत सुंदर। अच्छा मनीष भाई, हम मान लीजिए कि आपसे यहाँ पे कहें, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को अच्छा तरीके से समझाएंगे। यहाँ पे देखिए सेट, मान लीजिए कि ऐसा है ना, हम बोलेंगे 1 2 3 3 4 5, इतना समझ में है ना? ये बताइए परिमित है कि अपरिमित है? परिमित है। तो ये रोस्टर में है कि सेट बिल्डर में? रोस्टर फॉर्म। बहुत सुंदर। तो मान लीजिए कि एक को हम ऐसे लिखे ध्यान से सेट बिल्डर में, तो एक्स सच डेट एक्स, क्या? एक्स सच डेट एक्स 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, समझ में है ना? तो आप इसको देख के बता दिए कि ना कि 1 2 3 4 5 क्या है? 6 से छोटी एक प्राकृत है, मतलब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है ना, जो 6 से क्या है? छोटा है। ये बात समझ में है ना? दोनों बात स्पष्ट हो गया ना? ये रोस्टर है, क्या है? रोस्टर। आइए है सेट बिल्डर, क्या है? सेट बिल्डर। अच्छा भाई, इसमें भी हम स्पष्ट रूप से 5 को एलिमेंट लिख दिए ना, और इसमें भी छोटा भाषा में लिख दिए, तो इसका मतलब ये वाला हो गया ना? कोई दिक्कत? अच्छा मान लीजिए कि इसी तरह से आपको
सेट बी है क्या? सेट बी। AEIOU दे दिया। तो इसी सेट बी को हम यदि लिखना चाहें तो एक्स सजेट एक्स, आप फिर ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स सजेट एक्स इज एन वॉवेल, एक्स सजेट एक्स इज एन वॉवेल, तो एन नहीं लिखिएगा, एक्स सजेट एक्स इज अ वॉवेल, क्या? वॉवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब जो है सो हिंदी में बोलेंगे तो एक्स सजेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है ना, है स्वर, Yes, यही sir. ना हुआ, एक्स सजेट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। कोई दिक्कत? अच्छा है तो एन टेन नहीं लगाइए, इंग्लिश अल्फाबेट नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, एक्स सजेट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कोई दिक्कत? तो देखिए तो इसी बात को ये लिखे हैं ना, कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये रोस्टर है और ये सेट बिल्डर है। अच्छा मेरे भाई, रोस्टर रूप में तो तनी मुनी है, जैसे 5 गो एलिमेंट है, 5 को 6 गो एलिमेंट है, तो लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं ना। अच्छा अब मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे n बराबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इस तरह से लिए ना। अच्छा ये बताइए कि इस ये कौन फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है ना। Yes. कैसा समुच्चय है? परिमित, क्या परिमित? अपरिमित। अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट है। तो अच्छा रोस्टर फॉर्म में इसको पूरा लिखना पॉसिबल है? नहीं। पूरा आप लिखते चल जाइएगा अनंत तक? नहीं ना, बोलिए भैया, नहीं ना लिखेंगे? नहीं। लेकिन तो इसी को निदान करने के लिए, यानी जो सेट अपरिमित होगा यानी इनफाइनाइट होगा, उसके इलाज के लिए, चूंकि रोस्टर में तो उसके सभी एलिमेंट को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अपरिमित का मतलब होता है कि अनंत एलिमेंट होंगे। तो जब अनंत एलिमेंट को लिखना रोस्टर रूप में संभव नहीं है, तो इसी के लिए ना एक नियम, जो दूसरा रूप लिखने का तरीका था, उसको खोजा गया, जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? एक्स सजेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब जैसे ही वाला कहेंगे ना तो इसका मतलब हो गया कि हाई सब ना, समझ में आया? यस। मतलब जैसे प्राकृत संख्या लिखे तो यही में माने में लिखा गया कि अनंत तक, इसमें आप नहीं लिखे अनंत तक, 7 तक लिख के छोड़ दिए, लेकिन इसमें माने में लिखा गया कि कोई पूछेगा कि 200 होगा तो हाँ होगा, 400 तो हाँ होगा, यानी परिमेय में आप कह दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चलते जाओ, यानी ई वाला लिख देने से बात पूरा स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, हर कोई समझ जाता है। समझ में है ना कि नहीं? समझ गए। बहुत अच्छा तरीका से। ध्यान से और समझिएगा, आप जब इसमें क्या ये वाला दिखाई दे रहा है ना, इसमें और लिखते हैं, मान लीजिए, ध्यान समझिएगा क्या है, सपोज आप लिखते हैं W, चाहे तो मान लीजिए कि A लिखते हैं A, और यहाँ पे लिखते हैं 1 3 5 7 9 और फिर 11 डॉट 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 इस तरह से लिखते हैं ना, सपोज लिख दिए। अब ध्यान से मेरे भाई समझिएगा, तो आप ये मतलब कि कौन फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म दिखाई दे रहा है उसमें ऑनलाइन में? हाँ उतना ही दे रहा है। इतना तक दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। 1 3 5 7 9 अनंत तक है ना। तो अच्छा रोस्टर फॉर्म में और आगे लिखना तो लिखते चल जाइएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं जगह अटेगा, मतलब कि सुविधा नहीं होगी, और फिर पूरा लिखना संभव है नहीं ना। लेकिन इस बात को हम दूसरे भाषा में कह दे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पूरा लिखा जाएगा बतवे से। यही कारण सेट बिल्डर फॉर्म को भी बनाया गया। अभी देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर, तो ए बराबर इसको देखिए 1 3 5 7 9 11, ये क्या आपको नजर आ रहा है? विषम संख्या है। कैसा विषम है? प्राकृत विषम है, क्योंकि विषम तो है या 1 से शुरू हो रहा है, सब प्राकृत संख्या वाला है कि ना। तो लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सजेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। यानी क्या है? एक्स सजेट एक्स इज एन, क्या इज एन ऑड नेचुरल नंबर। विषम का मतलब ऑड, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो एक्स सजेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। समझ में है ना?
तो जैसे है कह दिए सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे ही वाला लिखे कि एक मतलब हो गया कि अच्छा जितना होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सब आ जाएगा। लेकिन ये में आप पूरा लिख नहीं सकते हैं, पूरा अवयव को लिख सकते हैं, लेकिन ये बातवा लिख दिए ना तो पूरा लिखा गया, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म को खोजा गया। समझ में है ना। एक और बात देखिएगा, मिटा है यस ये सबको, मिटा है ना। इतना आप समझ में है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्यों आया। यस समझ गए। बहुत सुंदर। अभी देखिएगा तुरंत और पता चलेगा, और अभी बहुत चीज सिखाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म भाई बहुत ज्यादा है, जो अच्छा से सेट बिल्डर फॉर्म सीख गया उसको मैथमेटिक्स में बहुत नया नया चीज लिखने का तरीका आ जाएगा। अभी देखिए तो सही, ठीक आगे देखिएगा। अच्छा मान लो मेरे दोस्त, जैसे आप ऐसे लिखते हो ए बराबर, मान लीजिए कि ए सेट ए है, तो मान लीजिए आपको लिखते हैं ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक, और -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से डॉट डॉट, ठीक। तो अच्छा ये बताइए कि आप ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि ना। तो देखिए 0 से इधर जा रहे तो -1 2 3 अनंत तक जा रहा है, और 0 से इधर जा रहा है दाएं तरफ तो 1 2 3 4 5 अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे हो सकता है कि कभी कभी आपके मतलब कहने से ये बात क्लियर ना हो कि काची कह रहा है, मतलब नहीं समझ में आएगा। रोस्टर फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। लेकिन एगो बात देखिए, हम जो लिखेंगे उससे आप पूरा समझ में आपको आ जाएगा। ये रोस्टर फॉर्म। अच्छा ये देखिए तो एक तरह से क्या है, पूर्णांक संख्या है कि ना, पूरा अंक है कि ना। लेकिन जैसे ही हम इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो इससे मतलब निकल गया कि हाँ हे में ना है सब आ जाएगा। पूर्णांक का मतलब है आप समझ जाइएगा कि हम -1 -2 -3 -4 डॉट माइनस अनंत तक, 0 भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक, यानी इसके कह देने से है पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन हेतना लिखने से क्लियर नहीं होता है। तो एक बात समझिएगा, यानी क्यों क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपरिमित समुच्चय है। अगर जो फिक्स एलिमेंट रहता है ना, परिमित होता, तो लिख के, क्योंकि 20 को होगा तो होता, 50 को होता, 100 को होगा, लेकिन ये अनंत है तो इसको लिखना संभव नहीं है। इसीलिए क्लियर नहीं होता कि भाई है तो क्या है, ये नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, कि मतलब परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, कि जैसे वास्तविक संख्या, इस सबको समझ में मतलब कि जैसे आप देख के बता सकते हैं नहीं। अरे मेरे दोस्त सुनिए ना प्लीज भाई यहाँ पे। अच्छा इसको आप ध्यान समझिएगा, इसको आप परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। अरे ये परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि एक्स सच दैट एक्स एक परिमेय संख्या है ना, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशली देखिएगा तो इसके अवयव जो है सो एक नियम पालन कर रहा है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, इधर 0 -1 -2 -3। तो ये ठीक है परिमेय है, लेकिन स्पेशली जो एलिमेंट्स को देखने के बाद जो नियम का पता चलता है वह पूरा अंक में है, वो पूर्णांक दिखा रहा है। लेकिन आप परिमेय भी कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय का बेटा पूर्णांक होता था, परिमेय क्यों नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए ई वाला लिखा रहेगा तो स्पष्ट ज्यादा रोस्टर में नहीं होता है, लेकिन जब हाई लिख देते हैं तो पूरा स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म को ना खोजा गया। आप समझ में आया। ई वाला लिखा रहेगा ना तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि अच्छा ये पूर्णांक होगा ना तो ये सब होगा, ना तो आप इसको परिमेय भी कह सकते हैं, वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं कि ना। लेकिन हाँ एगो नियम दिखाई दे रहा, रूल फॉलो कि 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, 0 -1 -2 तो ये पूर्णांक है, ठीक। लेकिन पूर्णांक कह दीजिएगा तो कहियो आप ये नहीं कहिएगा ना कि 3/2 लिख रहे, लिख, अरे चोटाई होबे नहीं करेगा। लेकिन आप इसको कह के यहाँ पे परिमेय ठेल सकते हैं, क्योंकि परिमेय है ना, समझ में है। हाँ, तो सेट बिल्डर इसीलिए खोजा गया, समझ में आया ना। तो अब आगे समझिएगा, जो अपरिमित समुच्चय होता है, क्या मेरे दोस्त, अपरिमित समुच्चय। जैसे अच्छा मेरे भाई मान लीजिए कि हम ए बराबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो अपरिमित समुच्चय जो होता है जिसके अवयवों को पूरा गिन सकते हैं, तो एक नियम होता है कि जो सेट अपरिमित होगा ना, ठीक, तो उसके मतलब कि कुछ एलिमेंट्स को
जो एलिमेंट्स मतलब जिसको उतना लिख दे कम से कम जिससे आपको पता चल जाए ना कि वास्तव में ये कैसा सीरीज है, कैसा संख्या है। जैसे नेचुरल नंबर का है कि होल नंबर का है कि मतलब परिमेय संख्या का है कि किसका है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तक हम लिख दिए तो आपको अब मालूम चल रहा है ना कि कैसी संख्या है। परिमित परिमेय नहीं, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर है। ये परिमेय है लेकिन इसको देखने से स्पेशली क्या पता चलता है कि नेचुरल नंबर है। कैसा है? नेचुरल प्राकृत संख्या। तो अब देखिए तो मतलब ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है अपरिमित समुच्चय को, यानी अपरिमित जो होता है इनफाइनाइट सेट। क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का जो पद्धति होता है, जो सिस्टम होता है, जो तरीका होता है, अपरिमित सेट को किसमें लिख रहे हैं? रोस्टर फॉर्म में। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। वेरी नाइस। तो रोस्टर फॉर्म में जब अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट को लिख रहे हैं तो उसका एक नियम होता है कि आप कुछ एलिमेंट्स को लिख दो, कुछ एलिमेंट्स को, यानी कम से कम उतने एलिमेंट्स को लिख दो सेट के अंदर जिससे तुमको ये पता चल जाए कि वास्तव में ये किस नियम का पालन कर रहा है। और लिखने के बाद 3 बिंदु लगा दिया जाता है। ये नियम है। समझ में आया कि ना आया? हम क्या बोल रहे हैं उसको समझिए। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि अपरिमित यदि समुच्चय हो और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो आपको, तो उस अपरिमित समुच्चय के कम से कम इतने एलिमेंट्स को आप सेट के अंदर लिख दो जिससे पता चल जाए कि जो आपने सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं वह किस नियम का पालन कर रहा है। और उतने एलिमेंट्स को लिखने के बाद 3 डॉट का प्रयोग करना है, बिंदु का प्रयोग करना है। यही नियम है अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने का। समझ में आया? ये नियम है। लेकिन देखिए भाई, जैसे ये पैटर्न है, पैटर्न मतलब एक प्रतिरूप का पालन कर रहा है, एक नियम का पालन कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे मतलब कि आपको अपरिमित में ऐसा जो यहाँ पे तरीका है, नियम है, उस तरीका नियम का पालन करना पड़ता है किसमें? रोस्टर फॉर्म को लिखते समय। ठीक। अब यदि देखा जाए तो हम लोग आगे देखेंगे। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे लिखे रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। तो एक बात आप समझ जाइएगा कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इस तरह से 3 गो डॉट देना है। तो इसका तो जो पैटर्न है वो पता चलता है कि नेचुरल नंबर का है, यानी इतना लिख देंगे तो पता चल जाता है कि नेचुरल नंबर है। उसी तरह से यदि W के लिए हम लिखे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से 3 डॉट लगा देंगे तो ये भी पता चल जाता है कि जी हाँ, ये नंबर जो फॉलो हो रहा है, ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये होल नंबर का है। तो ये रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना ठीक है, पॉसिबल है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। ठीक। अच्छा, इसी तरह से यदि हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला, यानी जितने जो इनफाइनाइट सेट है उनके लिए बता रहे हैं। तो इस सब को ठीक है रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है उससे पता चल जा रहा है कि हाँ भाई ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। उसी तरह से यदि आप इंटीजर की बात करते हैं तो डॉट डॉट इस तरह से 3 गो डॉट लगाना है और फिर मान लीजिए कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 और इस तरह से मतलब ऐसे लिख देंगे। तो देखिए इधर मतलब 3 डॉट और इधर 3 डॉट, अब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि ये जो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, जो आपको मतलब कि दिमाग में छवि बन रही है, उससे मालूम हो जा रहा है कि अच्छा ये पूर्णांक संख्या है, यानी ये जो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। तो इसको भी रोस्टर फॉर्म में ठीक है आप लिख सकते हैं। लेकिन ये सब अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपको कोई कहेगा कि आप मतलब कि जैसे रियल नंबर को लिखो, किसको? रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में। किसको? रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में। अरे मेरे भाई, तो रियल नंबर का तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा। आप माइनस इनफाइनाइट कीजिएगा डॉट डॉट डॉट, आप मान लीजिए क्या कहिएगा -3.2, फिर -3.1, फिर कह दीजिएगा कि -3,
फिर मतलब कह दीजिएगा -2.5, फिर माइनस कह दीजिएगा कि आप मान लीजिए जो भी है यहाँ पे 7 बट्टा कह दीजिएगा कितना, तो सपोज ऐसी 3 कह दीजिएगा, क्या 7/3, और फिर डॉट 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 डॉट, फिर मतलब -2 0 +1, फिर कह दीजिएगा 1.6 1.7 1.8, फिर 1 सीधे 9999 कह दीजिएगा, और फिर मान लीजिए कि जैसे आप 2 कह दीजिएगा और डॉट 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 अनंत। तो अच्छा ये देखिए डॉट डॉट अनंत नहीं लिखा जाता है, ऐसे ट्रिपल डॉट, इधर भी ट्रिपल डॉट ऐसे दे दिया जाता है। ठीक, तो अच्छा मतलब आप बताइए कि ये जो जितनी जो इसके अंदर संख्याएं हैं ये को नियम का पालन कर रहा है का? नियम का पालन कर रहा है? अरे छोटा इसमें कहाँ है को नियम से दिखाई दे रहा है? कोई नियम बन रहा है कि ऐसा ही जा रहा है? ये कुछ लिख दीजिएगा तो सब रियले नंबर हो जाएगा, सब वास्तविक संख्या, सब वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये जो हमको मन किया ना, यहाँ पे जैसे ये 2 था तो 2 के बाद हमको मान लीजिए मन किया कि यहाँ पे 3 लिख दे, क्या सॉरी 3 कह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमको मन किया 5 लिख दे, √5, तो √5 हो सकता है। तो ये कोई यानी इसको देखने के बाद कोई नियम का पते नहीं चल रहा है, तो आप कितना लिखिएगा कि रोस्टर फॉर्म में बताइएगा कि परिमेय है कि वास्तविक है। यानी कहने का मतलब है कि जब आप रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई नियम का पता आपको नहीं चलता है, विशेष पैटर्न नहीं मालूम चलता है। तो इसी कारण रियल नंबर को रोस्टर रूप में लिखा ही नहीं जाता है। ठीक, इसीलिए बनाया गया सेट बिल्डर फॉर्म की। रियल नंबर को लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में तो डायरेक्ट लिखेंगे x such that x एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब जैसे हम इतना लिख दिए, यानी इंग्लिश में लिखे तो x such that x इज अ रियल नंबर, मतलब जैसे हम इतना लिख दिए बात तो इससे है सब हो गया। यानी ये मतलब इतना ही सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे बातवा को लिखे ना तो बात के अंदर में है सब शामिल हो गया। लेकिन ऐसे आप लिखिएगा तो डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या को रोस्टर रूप में लिखा नहीं जा सकता। कुछ को ये भी अपरिमित ही है, इनफाइनाइट ही है, कहीं खत्म नहीं होगा, समझ में है ना। लेकिन हाँ, जो हमने अभी बताया आपको कि जो इंटीजर है इसको आप मतलब कि एगो पैटर्न बनाइएगा तो मालूम चलेगा कि जी हाँ ये एक इंटीजर है, लेकिन ये आपको पते नहीं चलेगा, समझ में है ना। तो इसीलिए वास्तविक संख्या को फिर परिमेय संख्या को भी कभी आप मतलब कि एक रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके लिए हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत है? बोलिए दिक्कत है तो नहीं। बहुत सुंदर। तो इतना एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब इसको मिटाएं? यस। चलिए मिटाते हैं और अगला एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। चलिए उसको शुरू करते हैं, देखते हैं अगला नंबर बोल रहे हैं, अगला टॉपिक क्या है। भाई बड़ा एनर्जी देना पड़ता है, इतना एनर्जी तो ऊर्जा नहीं देना पड़ता है, समझ में है ना। कहाँ पे समझ गए होंगे, अरे बड़े समझदार है, अरे चुट्टा वहां पे खूब नजर जाता है पढ़ने पे। जब पढ़ने के लिए कहो तो आऊं गाऊं चौपट लेकर इधर उधर देखने लगते हैं। देखिए तो अगला टॉपिक क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, यानी लिखेंगे परिमित समुच्चय में या परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या। इसका मतलब होता है अवयवों की संख्या। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या, यही टॉपिक है। ठीक, तो लिख लीजिए यहाँ पे, किसी परिमित समुच्चय में मौजूद या उपस्थित कुल अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। कार्डिनल नंबर
कहा जाता है। इसे इन यहाँ पे मान लीजिए स्टार से सूचित किया जाता है, जहां स्टार समुच्चय को दर्शाता है। स्टार समुच्चय के नाम को बताता है। अब मतलब समझिए क्या, ये देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट क्या होता है, इसको समझिएगा। लिखा गया किसी परिमित समुच्चय में मौजूद है उपस्थित कुल अवयवों की संख्या को। यानी जैसे अरे भाई मेरे, हम आपसे पूछेंगे कि सेट ए है, काला ब्लैक मतलब कि मार्कर का यूज करते हैं। सेट ए है, एक मान लीजिए कि ए ई आई ओ यू है, कोई दिक्कत? ए ई आई ओ यू है। अच्छा, हम पूछेंगे कि क्या बोल रहे हैं कि किसी परिमित समुच्चय, ये परिमित समुच्चय है कि ना है? क्यों? क्योंकि इसके अवयवों को गिन सकते हैं, फिक्स है। तो लिखा हुआ है कि किसी परिमित समुच्चय में मौजूद है उपस्थित, वही जो मतलब कोई फाइनाइट सेट है, उस फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उसके संख्या को, तो कौन एलिमेंट्स है? 5 को। तो इसी 5 को ना कार्डिनल नंबर कहते हैं। किसका? सेट ए का। ना समझ में आया? यानी सेट ए का ये कार्डिनल नंबर है। तो हम पूछेंगे कि ए के अवयवों की संख्या कितनी होगी? 5। तो इसको सूचित कैसे करेंगे? तो एन। अब भाई ए स्टार का मतलब है ना कि जो समुच्चय, उस समुच्चय का नाम भरना है। तो किस में है? ए में। तो इसको बोलेंगे एन ए। अब बराबर, इसका मतलब हुआ है कि अवयवों की संख्या तो कौ है? 5 गो। तो यहाँ पे 5 लिखे। ना समझ में? यानी इसमें सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 5। तो इसको लिखने का तरीका है एन और सेट ए और बराबर 5। अब सुनिए, अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, इतना बतवा के। अब पढ़ो इसको, क्या पढ़ो? इंग्लिश में देखिए, नंबर ऑफ, ऐसे पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यानी इतना को पढ़ने का तरीका है, मालूम है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। समझ में है ना? बराबर इक्वल कितना है? 5। तो इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर 5। यानी हिंदी में बोले तो सेट ए में क्या? सेट ए में अवयवों की संख्या। मतलब इतना को पढ़ने का तरीका हम बताए हैं कि इतना को क्या पढ़िएगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी हिंदी में सेट ए में अवयवों की संख्या बराबर कितना है? 5। यही कार्डिनल नंबर है। समझ में? खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं? मिटाएं? यस, मिटाएं ना? बहुत सुंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लिखते हैं। चलिए, अब मालूम है अगला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है? बोलिए। इक्विवेलेंट सेट्स। क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट सेट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो चलिए लिखते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं समतुल्य समुच्चय। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, देखिए भाई, यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हो, क्या हो? ए तथा बी कोई दो क्या हो? समुच्चय हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिक्त नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए। ठीक, ये बात आगे सब पढ़ाएंगे। जब हम सेट के अभी टाइप्स पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, युग्म समुच्चय क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। लेकिन पहले ये टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये जानना जरूरी है। देखिए, यदि सेट ए तथा बी कोई दो समुच्चय हो तथा उन दोनों में यानी उन दोनों समुच्चयों में लिखिएगा, उन दोनों समुच्चयों में
यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हो तथा उन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या, क्या अवयव यानी एलिमेंट्स, क्या भाई एलिमेंट की संख्या बराबर हो तो ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ना समझ में आया? समाज देखिए दो को सेट है, एगो ए है एगो बी। आ एगो बी है। समतुल्य मतलब दोनों में समान रूप से तुलना हो सके, समझ में आया ना? जैसे आप में आए और आपके दोस्त में कैसे तुलना होता है, क्या कहते हैं, ये दोनों में ना, ये दोनों छोटा चोर है, स्कूल में केवल लोगों का दूसरे मतलब विद्यार्थियों का मिल के कलम चुराते रहता है। तो मान लीजिए कि तो दोनों में क्या तुलना करेंगे, तो दोनों में तुलना करने पे क्या है कि चोर है। तो इसी तरह से ये ए और बी दो को सेट है, क्या है, ए और बी दो को सेट है। तो इसको हम समतुल्य यानी इक्विवेलेंट तभी कहेंगे जब सेट ए में और सेट बी में एलिमेंट्स के संख्या बराबर हो। एलिमेंट्स बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी संख्या बराबर होनी चाहिए। कोई दिक्कत? अब देखिए उदाहरण से समझेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि सेट ए में आपको ए ई आई ओ यू है, कोई दिक्कत, और सेट बी में आपको 2 4 6 8 10 है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तो मनीष कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई से एन ए। अरे भाई सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो इसको एन ए से ना लिखेंगे। Yes. तो एन ए बराबर कितना, 5। 5। और फिर उसी तरह से बोलेंगे कि सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 5। तो इसको लिखेंगे एन बी बराबर 5। अब पढ़ेंगे कि सेट ए मतलब एन ए में कितने हैं, 5, एन बी में कितने हैं, 5। तो दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है कि ना है? तो जब दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है तो ए और बी समतुल्य है कि ना है? समतुल्य है, सिंपल बात है। ठीक, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बराबर 5। तो जब दोनों में अवयवों की संख्या 5 है तो ये बेचारा खुश होकर खूब नाचेगा। क्यों? क्योंकि कहेगा कि हम दोनों समतुल्य हैं, तो ये खुश होकर समतुल्य हो जाएगा। समझ में है ना? तो यानी कहने का मतलब है चूंकि एन ए बराबर एन बी, इसलिए ए और जो बी है वह समतुल्य है, और ये समतुल्य का सिंबल है। ना समझ में आया? जब एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के, तब ए और बी जो होगा सेट ना, उस समतुल्य होगा, और समतुल्य को लिखने का ये तरीका है। ना समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि ए तथा बी समतुल्य समुच्चय है, समतुल्य समुच्चय है। कोई दिक्कत? इस समतुल्य का साइन है, सिंबल है। समझ में है ना? यस। कि नहीं? समाज वेरी नाइस। तो अब यानी जो समतुल्य समुच्चय होता है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समतुल्य समुच्चय कहलाता है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा अर्थात एन ए बराबर एन बी हो तो ए और बी दोनों समतुल्य होगा। ठीक, क्या होगा, समतुल्य। ये एक तरह से डेफिनेशन भी है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में होगा, तो ए और बी समतुल्य हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलिए। ना ही दिक्कत, केवल अवयव की संख्या देखना है। कितने देर का वीडियो होगा प्लीज? 16 मिनट, मात्र 16 मिनट का हुआ। हाँ। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई दिक्कत? फिर आपको अगले वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपके साथ बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत?